नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं विलियन में हमने कुछ लेक्चर कवर कर दिए हैं। लेक्चर नंबर 2.12 तक आपका कवर कर दिया गया है। सो दोस्तों, आज का हमारा इस लेसन का लास्ट लेक्चर नंबर 2.13, यानी इस लेक्चर के बाद लेसन नंबर 2 आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे लेसन नंबर 3 में। लेकिन दोस्तों, 2.13 में हमको क्या पढ़ना है और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक, सो दोस्तों, जैसा कि आप पहला टॉपिक लिखा हुआ देख रहे हैं, साफ साफ उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी बनते हैं। सो वो न्यूमेरिकल भी कैसे किए जाएंगे और इस टॉपिक को हम कैसे कवर करेंगे, आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं, टॉपिक हमारा है 1/2 गुणांक। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना है। सो दोस्तों, लिखा हुआ है 1/2 गुणांक। ये होता क्या है, इसके बारे में पहले पढ़ेंगे कि किसी पदार्थ के विलयन के अणुसंख्य गुण के प्रेक्षित मान, यानी प्रेक्षित मान को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। हिंदी में अगर ना याद हो तो आप इंग्लिश में ध्यान रखिएगा कि किसी पदार्थ के, यानी कोई पदार्थ है, उसका कोई विलयन बनाया गया, उसके अणुसंख्य गुण के प्रेक्षित मान मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और समान सांद्रता के वैद्युत अनपघट्ट के लिए अणुसंख्य गुण के परिकलित मान को बेटा बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू के अनुपात को 1/2 गुणांक कहते हैं। सर, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। सर, हमने पढ़ तो लिया, ठीक है, लेकिन ये समझेंगे कैसे कि इसमें हम क्या पढ़े हैं और क्या समझना है दोस्तों। सो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ किसी पदार्थ के विलयन के अणुसंख्य गुण, ये सर हमको अभी नहीं पता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं बोलना है कि सर अणुसंख्य गुण के बारे में हमें नहीं पता है। पूरा लेसन हमने पढ़ लिया है और अणुसंख्य गुण भी दोस्तों हमने पढ़ाया था। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने 4 प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। पहली प्रॉपर्टी बताई थी पराशरण तथा पराशरण दाब। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी, वाष्प दाब का अवनमन। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी, क्वथनांक का उन्नयन। और चौथी प्रॉपर्टी क्या होती थी, हिमांक का अवनमन। यानी जब भी अणुसंख्य गुण लिखा हुआ मिलेगा, या तो वो पराशरण दाब की बात करेगा, या वाष्प दाब अवनमन की बात करेगा, या किसकी बात करेगा, क्वथनांक के उन्नयन की बात करेगा, या हिमांक के अवनमन की बात करेगा। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं अणुसंख्य गुण आपको समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो आप हमारी पिछले लेक्चर की वीडियो देखेंगे और वहां से आपको चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। सो दोस्तों, हमने क्या देखा कि कोई पदार्थ है, उसका कोई विलयन बनाया गया, ठीक है, अच्छी बात है। कोई पदार्थ है, उसका हमने क्या बना लिया, विलयन बना लिया। विलयन कब बना होगा, जब आपने उसमें क्या मिलाया होगा, विलेय मिलाया होगा, ठीक है दोस्तों। तो अणुसंख्य गुण के प्रेक्षित मान यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। उसके बाद समान सांद्रता के वैद्युत अनपघट्ट के लिए, यानी जो आपने विलेय मिलाया है वो कैसा है, वैद्युत अनपघट्य। वैद्युत अनपघट्य, अनपघट्य का मतलब होता है जो टूटने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों, समझना है। अनपघट्य का मतलब क्या होता है, अपघट्य का मतलब होता है टूट जाना, और अनअपघट्य का मतलब होता है ना टूटना। यानी जो समान सांद्रता का आपने मिलाया है, यानी जो कंसंट्रेशन विलायक की थी वही कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, विलेय की होनी चाहिए। लेकिन विलेय कैसा होना चाहिए, वैद्युत अनपघट्य होना चाहिए। के अणुसंख्य गुण, यानी अणुसंख्य गुण मतलब वही पराशरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, इन्हीं चारों में से कोई एक चीज हो सकती है। के परिकलित मान, यानी यहाँ पर ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी, यहाँ पर आप वैल्यूज को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट करना भी हमने सीखा हुआ है। के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, 1/2 गुणांक कहते हैं। दोस्तों, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी और उसको कैलकुलेटेड वैल्यू से आप क्या कर दीजिए, उसका
अनुपात निकाल लीजिए या उसको डिवाइड कर देंगे तो आप क्या निकाल ले जाएंगे, 1/2 गुणांक निकाल ले जाएंगे या आई निकाल लेंगे। दोस्तों इतना तो समझ में आ गया, लेकिन इसको और सिंपल लैंग्वेज में हम कैसे समझ सकते हैं। सो दोस्तों बढ़ते हैं सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए। हमने बीच में क्या लिखा हुआ है, या। दोस्तों यहां पर हमने एक बड़ा सा या लिखा हुआ है। क्या लिखा है, आई बराबर वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या अपॉन वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या। दोस्तों वियोजन का मतलब होता है टूटना और संगुणन का मतलब होता है जुड़ जाना। समझ में आया होगा दोस्तों। वियोजन का मतलब टूटना, संगुणन का मतलब एक साथ इकट्ठा हो जाना। यानी आपको यह पता चल जाए कि कितने कण वियोजित हुए हैं, ठीक है, और कितने कण संगुणित हुए हैं, और इनका आप अनुपात निकाल लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, 1/2 गुणांक पता चल जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे आपको चीजें और बेहतर समझ में आने लगेंगी। तो बेहतर समझने के लिए बढ़ते हैं अपने एक इंपॉर्टेंट नोट की तरफ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नोट में हमने पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये बिल्कुल आपको दिमाग के अंदर बिठा लेना है कि वैद्युत अनपघट्य के लिए आई यानी 1/2 गुणांक का मान कितना होता है, 1 होता है। वैद्युत अनपघट्य के लिए 1/2 गुणांक यानी आई का मान कितना होता है, 1 होता है। ये आपका कैलकुलेट करके आपको बताया गया है कि वैद्युत जो अनपघट्य होते हैं, जो आयनों अनपघट्य क्या होते हैं, वैद्युत अनपघट्य क्या होते हैं, जो अपने आयनों में नहीं टूटते हैं वो अनपघट्य कहलाते हैं, और जो अपने आयनों में टूट जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो अपघट्य कहलाते हैं। अपघट्य का मतलब होता है टूटना और अनपघट्य का मतलब वो टूटते नहीं हैं। यानी जो नहीं टूटते हैं उनके लिए आई का मान कितना होगा, 1 होगा। और वैद्युत अपघट्य का मतलब दोस्तों क्या होता है, जो अपने आयनों में टूट जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो वैद्युत अपघट्य में अगर आपने कैलकुलेट किया और आई का मान क्या आ गया, 1 से ज्यादा आ गया, अगर 1 आया तब तो वो क्या है, वैद्युत अनपघट्य है। अगर आई का मान 1 से ज्यादा आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, जो वैद्युत अपघट्य है वो विलयन में क्या हुआ होगा, वियोजित हुआ होगा। क्या हुआ होगा, वियोजित। अगर आई का मान या 1/2 गुणांक का मान 1 से ज्यादा आ जाता है तो इसका मतलब जो आपने वैद्युत अपघट्य मिलाया है वो अंदर जाकर अपने आयनों में क्या हो गया, वियोजित हो गया, मतलब टूट गया। तो वहां पर क्या होगा, आई का मान 1 से ज्यादा होगा। और अगर कोई वैद्युत अपघट्य ऐसा मिलाया गया कि वो क्या हो गया, संगुणित हो गया, मतलब जुड़ गया, और अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है तो उसके लिए आई का मान हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा। यानी यहाँ क्या लिखा, वह वैद्युत अपघट्य जो विलयन में क्या होते हैं, संगुणित होते हैं। संगुणन का मतलब होता है जुड़ना। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी वियोजन या संगुणन क्या होता है। वियोजन अगर हो रहा होगा मतलब टूट रहे होंगे तो आई का मान क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा, और अगर संगुणन हो रहा होगा तो आई का मान क्या आएगा, 1 से कम आएगा। अगर आई का मान 1 आ गया तो वो क्या होगा, वैद्युत अनपघट्य होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों 1/2 गुणांक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इन सब चीजों के हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहां से इनको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर चीज़ों को समझाया गया है और वहाँ पर आप चीज़ों को डिटेल में पढ़ के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अब ये तो हमने बाय लैंग्वेज समझ लिया कि हमको क्या करना है, लेकिन क्या कोई ऐसे न्यूमेरिकल हैं जिनको हम पढ़ के ऐसा सीख सकते हैं कि कब वियोजन होगा, कब संगुणन होगा। तो दोस्तों इसके भी न्यूमेरिकल हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। सो आइए दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों जैसा कि हमको सीखना है कैसे वियोजन होगा, कैसे संगुणन होगा, सो इसके लिए हमने 2 छोटे से न्यूमेरिकल ले लिए हैं। इसमें हम देखेंगे कब वियोजन होगा और कब
संगुणन होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। लिखा हुआ है NaCl जलीय विलयन में Na+ और Cl- आयनों में वियोजित होते हैं। क्या हो रहे हैं? वियोजित हो रहे हैं। अगर आयनों में वियोजित हो रहे हैं तो हमने पढ़ा हुआ है सर, हमें दिमाग में है। क्या दिमाग में है? जब वियोजन होता है तो जो I का मान हम कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा। क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा, तभी वियोजन हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं 1 से ज्यादा कैसे आएगा, और हमसे इसमें पूछा गया है I कैलकुलेट करिए। सो दोस्तों हमको I का फॉर्मूला पता है। पहले एक रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या होगी? NaCl है, जब जलीय विलयन इसका बनाया जाएगा तो किसमें टूटेगा? Na+ और Cl- आयन में। सर ये लोअर क्लासेस से हम सीखते हुए चले आ रहे हैं। NaCl Na+ और Cl- में टूटता है। ऐसे ही हम आपसे पूछें HCl है या KCl है, वो किस में टूटेगा? तो आप कहेंगे सर K+ और Cl- में टूटेगा। सो ये क्या हुआ? NaCl जलीय विलयन में Na+ और Cl- आयन में टूट गया। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला क्या है हम जानते हैं। I बराबर क्या होता है? वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या अपॉन क्या होता है? वियोजन या संगुणन के पहले कणों की संख्या। दोस्तों ये तो हमारा फॉर्मूला है, I बराबर वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या अपॉन वियोजन या संगुणन के पहले कणों की संख्या। सो I बराबर लिखते हैं। अब यहां पर हुआ क्या है? NaCl कितना था? 1 था। कितना था? 1। अब ये वियोजित हुआ, यानी अपने आयनों में टूटा। तो कितने आयनों में टूटा? Na+ में टूटा और Cl- में टूटा। अगर हम आपसे पूछे इसमें कितने आयन हैं तो आप क्या कहेंगे? सर 2 आयन, एक Na+ आयन है और एक Cl- आयन है। यानी ये क्या है? वियोजन के पूर्व कणों की संख्या कितनी है? 1। यानी जब NaCl वियोजित नहीं हुआ था तो कितना NaCl था? 1 NaCl था। अब क्या हो गया? इसका जलीय विलयन जब बनाया गया तो ये क्या हो गया? वियोजित हो गया। जब वियोजित हो गया तो कितने कण बन गए? 2 कण बन गए। यानी वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। अपॉन किया वियोजन या संगुणन के पहले कणों की संख्या कितनी है? सर जब वियोजन हुआ तब कितने कण बने? 2 कण। और वियोजन के पहले यानी जब ये वियोजित नहीं हुआ था तो NaCl कितना था? आप क्या कहेंगे? सर 1 NaCl था। यानी वियोजन के पहले कणों की संख्या कितनी थी? 1 थी। यहां पे हमने क्या लिख लिया? 1 लिख लिया। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? I बराबर 2। यानी NaCl के लिए 1/2 गुणांक का मान कितना आ गया? 2 आया। क्या ये 1 से ज्यादा है या नहीं? यस सर, ये 1 से ज्यादा है। और हमने पढ़ा है जब कभी भी वियोजन होता है तो उसका मान क्या होता है? हमेशा 1 से ज्यादा होता है। किसका मान 1 से ज्यादा होता है? 1/2 गुणांक का मान 1 से ज्यादा होता है। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्या कह रहा है? सॉल्यूशन देखेंगे इसका क्या होगा। बेंजोइक अम्ल है। बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला C6H5COOH। यानी ये तो सबको पता होगा। बेंजोइक एसिड इसको बोलते हैं के अणु बेंजीन विलयन में, यानी कोई विलयन है, कैसा विलयन है? बेंजीन का विलयन है, में क्या हो रहे हैं? संगुणित हो रहे हैं। अगर सर जब संगुणित होते थे तो 1/2 गुणांक का मान कितना बताया गया था? तो सर हमको पता है जब संगुणित होता है तो 1/2 गुणांक जो I होता है उसका मान हमेशा क्या आता है? 1 से कम होता है। यानी दोस्तों जब जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 1 से कम होगी। संगुणित होते हैं और क्या बनाते हैं? डाइमर बनाते हैं। यहां पर हमने डाइमर लिख दिया है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइमर बोलते हैं। डाइमर का मतलब होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। डाइमर बनाते हैं तो I क्या होगा? सो दोस्तों पहले इसकी हम रिएक्शन लिखते हैं। चूंकि हमको क्या बनाना है? डाइमर बनाना है। और डाई जहां पर लग जाता है, और दोस्तों जहां पर डाई लग जाता है वहां पर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा
एक को क्या बोलते थे, मोनो बोलते थे, दो को क्या बोलते थे, डाई बोलते थे। यानी डाई बनाने के लिए कितने अणु चाहिए, 2 अणु चाहिए। और किसका आपको डाइमर बनाना है, बेंजोइक एसिड का डाइमर बनाना है। यानी जो बेंजोइक एसिड है वो आपको कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों लेते हैं C6H5COOH, कितने लेने हैं, 2, क्योंकि हमको क्या बनाना है, इसका डाइमर बनाना है। और जब ये बेंजीन विलेन में जाएगा तो दोस्तों बेंजोइक एसिड का क्या बनाएगा, डाइमर बनाएगा। और डाइमर जैसे ही बनाएगा तो इसके नीचे सफिक्स में क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। इसे ही डाइमर बोलते हैं, इसे ही क्या बोला जाता है, डाइमर। मतलब जब सफिक्स में चला जाता है 2 तो उसको बोला जाता है डाइमर। ये किसका डाइमर है, बेंजोइक एसिड का डाइमर है। अब दोस्तों हम पूछें आपसे कि संगुणन से पूर्व कणों की संख्या कितनी थी। यानी जब चीजें संगुणित नहीं हुई थी, यानी जब संगुणित नहीं हुआ था तो बेंजोइक एसिड कितना था, तो आप क्या कहेंगे सर, जब संगुणित नहीं हुआ था तो बेंजोइक एसिड यहाँ कितने थे, 2 थे। और दोस्तों जब ये संगुणित हो गया, यानी ये 2 चीजें जब संगुणित हुई, संगुणित क्यों हुई, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है संगुणित हुई। जब 2 चीजें आपस में मिला देंगे तो कितनी चीज बनेगी, एक ही तो बनेगी। यानी संगुणन के बाद कणों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा और रखेंगे और निकाल देंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या अपॉन वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या। सो दोस्तों क्या करना है, ये क्या है, वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या, ये क्या है, वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। यानी यहां से I बराबर क्या आ जाएगा, वियोजन के बाद कितने कण बन रहे हैं, यानी जब 2 चीजें आपस में संगुणित हो रही हैं, मतलब जुड़ रही हैं, तो 2 चीजें जुड़ के कितनी चीज बना रही हैं, यहाँ पर एक है कि नहीं है, मान सकते हैं जहां कुछ नहीं होता है वहां क्या होता है, 1 होता है। तो वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या कितनी बनी, 1 बनी। और वियोजन के पूर्व जब ये नहीं बना था तो बेंजोइक एसिड के कितने कण थे, 2 कण थे, यानी 1/2। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.5। दोस्तों क्या 0.5 1 से कम है या नहीं है, तो आप कहेंगे यस सर ये तो 1 से कम है। और यही तो बताता है कि जब संगुणन होता है तो I का मान जो होता है वो क्या होता है, 1 से कम होता है। और जब वियोजन होता है तो I का मान 1 से ज्यादा होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में I का मान 2 आया था और इस क्वेश्चन में I का मान 0.5 आया हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों चीजें आपको समझ में आई होंगी। सो दोस्तों इसी आधार पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और लेसन को अपने ओवर करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप क्वेश्चन लिखा हुआ देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा इसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों 100 ग्राम जल में 0.745 ग्राम KCl विलीन है। यानी कोई कंटेनर है, उसमें क्या लिया आपने, जल लिया, ठीक है, और इसमें आप विलीन क्या कर रहे हैं, यानी घोल क्या रहे हैं, KCl। कितना घोल है, 0.745 ग्राम KCl घोल रहे हैं, कितने जल में, 100 ग्राम जल में घोल रहे हैं, ठीक है। इतना कंडीशन समझ में आ गया। कह रहा है विलयन का हिमांक, किसका हिमांक दिया गया है, विलयन का हिमांक -0.34 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। विलयन के 1/2 गुणांक की गणना कीजिए। यानी आपसे इसमें क्या पूछा है, I का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, I बराबर निकालना है कि कितना आएगा। यदि KF का मान दिया है, K बराबर दिया है और Cl बराबर आपको दिया गया है। अब देखिए दोस्तों ओवरव्यू लेते हैं। KCl क्या है, हमको पता है KCl जब विलयन में जाता है तो अपने आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और आयनों में टूटने को ही क्या बोलते हैं, वियोजन।
यानी के प्लस और सीएल में प्लस में टूटेगा, सॉरी के प्लस और सीएल माइनस में टूटेगा। जब वियोजन होता है तो आई का मान हमेशा क्या होता है, 1 से ज्यादा आता है, यानी यहां पर जो आई हम कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा क्या होगी, 1 से ज्यादा आनी चाहिए। सो वो 1 से ज्यादा कैसे आएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे। सो दोस्तों इसको हटाते हैं। और दोस्तों जैसे ही हमने 1/2 गुणांक पढ़ाया था तो वहां पर एक बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्य गुण, और वो अणुसंख्य गुण चारों में हो सकता है, परासरण दाब से पूछ सकता है, वाष्प दाब से पूछ सकता है, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो करना क्या है, कैसे करना है, काम करने वाले हैं दोस्तों। फॉर्मूला क्या लगेगा, हिमांक की बात करेंगे तो हमको एक फॉर्मूला पता है हिमांक में। हिमांक का जब अवनमन हमने पढ़ा था तो एक फॉर्मूला दोस्तों हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, लिखेंगे हम यहाँ पर, हम जानते हैं। दोस्तों हम क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या, हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ होता था। ये किसके बराबर होता था, हिमांक का अवनमन बराबर होता है केएफ गुणे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार, किसमें, ग्राम में चाहिए, इनटू 1000। सो दोस्तों जब हमने हिमांक का अवनमन आपको पढ़ाया था तो वहां पर इस तरीके का फॉर्मूला आपको बनवाया हुआ था। अब ये फॉर्मूला तो हमें पता है और यहां से हम चीजें निकाल भी लेंगे, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, 1/2 गुणांक, यानी आई का मान आपसे पूछा गया है। तो हमने बताया था जब भी आई का मान पूछेगा, या परासरण दाब से पूछेगा, या क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, कहीं से भी पूछ सकता है। सो वो कहीं से भी पूछेगा, तो इसीलिए जब आई पूछ रहा है तो इसमें क्या कर देंगे, सिंपली हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हिमांक के टर्म में पूछा है तो आई को हमने हिमांक वाले फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर किसी और से पूछता तो हम वहां से आई से उसको मल्टीप्लाई कर देते, कोई टेंशन नहीं थी। अब यहां से हम क्या कर लेंगे दोस्तों, आई का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हिमांक का अवनमन हम कैसे निकालते थे दोस्तों, तो इसके लिए भी हमको एक फॉर्मूला पता था, उसको क्या लिख सकते थे, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों विलायक, इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं, विलायक का हिमांक। विलायक के हिमांक को हम लोग क्या लिखते हैं, T0 माइनस विलयन का हिमांक, इसको क्या लिखते थे, T लिखते थे। यहां पर I लिखा हुआ है, I लिख दिया। क्या आपको KF का वैल्यू दिया हुआ है, यस सर हमको दिया हुआ है, हमने लिख लिया 1.86 इंटू विलेय का भार, कितना विलेय दिया गया है, तो दोस्तों आपको पता है ये तो जल क्या हो गया, विलायक हो गया। विलेय कितना दिया गया है, 0.745 ग्राम। यहां पर हमने क्या लिख लिया, 0.745 ग्राम, ये तो हो गया विलेय का भार। विलेय का अणुभार, विलेय है कौन, जल है कि केसीएल, तो आप क्या कहेंगे सर विलेय जो है वो केसीएल है। अब केसीएल का अणुभार कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो के कितने दिए गए हैं, 1 हमको पता है, के कितना दिया गया है 1, सीएल कितना दिया गया है, सीएल भी 1 है, और इनके सबके परमाणु भारों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या निकल जाएगा, अणुभार निकल जाएगा। अपॉन कर दिया। विलायक का भार दोस्तों कितना दिया गया है, 100 ग्राम दिया गया है, इनटू यहां पर क्या था, 1000 था। अब ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। अब आते हैं विलायक का हिमांक। विलायक कौन है, आप क्या कहेंगे सर, विलायक है जल, और जल का हिमांक कितना होता है, या जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी वह ताप जिस पर जल जो होता है वो बर्फ में बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो विलायक है यानी इसका जो हिमांक हुआ वो कितना हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस लगा लिया। विलयन का हिमांक आपको दिया गया है किसमें, माइनस में, यानी यहां से क्या लिखा हुआ है, -0.34, ये हमने लिख लिया दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आई हमको निकालना है, 1.86 दिया हुआ था इंटू 0.745 डिवाइडेड बाई, अब यहां पर 1 के का वैल्यू कितना आपको दिया गया है, के का वैल्यू दिया गया है 39, और Cl का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, Cl का वैल्यू दिया गया है दोस्तों 35.5,
यहाँ पर 39 दिया गया है अपॉन कितना आएगा नीचे 1 रहेगा इंटू यहाँ पर क्या हो गया 10 हो गया। अब दोस्तों करना क्या है, सिंपली आई को सॉल्व करना है। सो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और किसी भी चीज में जीरो जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, यानी कितना आएगा 0.34 आ गया। आई लिखा इंटू 1.86 इंटू 0.745 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 39 कितना आया 39 आया। 35 इंटू 35.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 35.5 आया। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 0.5 तो वैसे ही रहेगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, 336 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 74.5। हमने दोस्तों यहां पर लिख लिया 74.5 अपॉन 1 इंटू 10। अब इसको और कैसे लिखा जा सकता है उसको देखते हैं। इसको लिखेंगे 0.34 इज इक्वल टू आई इंटू 1.86 इंटू 0745 डिवाइडेड बाई 74.5 इंटू 10। दोस्तों इसको ऐसे लिखा जा सकता है, सबको पता है। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों पहले मार्कर को चेंज करते हैं और चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा जो पॉइंट लगा हुआ है ये वाला और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है 3 डिजिट के बाद। ये पॉइंट हटाया और ये वाला पॉइंट हटाया, नीचे 1 डिजिट के बाद है, इसका मतलब नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे 2 जीरो बढ़ेंगे, नो डाउट हमने कर लिया। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट हटाया, नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे 2 जीरो बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा लिया। अब क्या कर सकते हैं, ये वाला जीरो ये वाले जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 745 यहां से और ये वाला यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, ये आया हुआ है, इसको लिख सकते हैं 0.34 इंटू, अब ये 100 इधर आ जाएगा, 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 186 इज इक्वल टू आई। यहां से आई का वैल्यू कितना आएगा। अब दोस्तों ये वाला पॉइंट हटा लेंगे, ये पॉइंट हटाया, नीचे कितना बढ़ा 100, अब ये वाला 100 इस वाले 100 से कैंसिल हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, i इज इक्वल टू आ जाएगा 340 अपॉन 186। जब आप इसको दोस्तों कैलकुलेट करेंगे तो जो i का वैल्यू निकल के आएगा वो क्या आएगा, तो दोस्तों जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.82 और यही क्या है 1/2 गुणांक। और हमने क्या बताया था, जब चीजें क्या होती हैं वियोजित होती हैं तो इसके 1/2 गुणांक का जो मान होता है वो हमेशा क्या होगा 1 से ज्यादा होगा। जब वियोजन होगा तो 1/2 गुणांक का मान 1 से ज्यादा आएगा और जब संगुणन होगा तो 1/2 गुणांक यानी i का मान जो होगा वो 1 से कम आएगा। सो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था KCl क्या है, वियोजित होता है K प्लस और Cl माइनस में, अगर वियोजित होगा तो इसका मान हमेशा क्या होगा 1 से ज्यादा आएगा। और दोस्तों जैसा कि हमने कैलकुलेट किया तो इसका वैल्यू कितना रहा 1.82, यानी ये मान जो आया हुआ है ये 1 से क्या है ज्यादा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों विलेन लेसन हमारा यहीं पर समाप्त होता है, तो मिलेंगे एक अगले लेसन से, वो कब, वो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।